ट्रंप ने ईरान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। अमेरिका ईरान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब स्विट्जरलैंड में 19 जून को मुतवक्के। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। ताहम ट्रंप ने ईरान को $300 मिलियन देने से मुतालिक खबरों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार देते हुए इसे सियासी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ भी मौजूद होंगे। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून बरोज जुमा जेनेवा में होगी, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। उन्होंने कहा, आज दुनिया ने तारीखी संग मील अबूर किया है। फील्ड मार्शल ने गैर मामूली किरदार अदा किया। अमरीका ईरान अम मुआहदे में पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। अमरीका ईरान अम मुआहदे में मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी पर नोबेल पीस फॉर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक्स पर टॉप ट्रेंड करने लगा है। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से अस्करी क़यादत की भरपूर पज़िराई। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की दूर अंदेज सियासी अस्करी क़यादत ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान आलमी अमन और इस्तेहकाम का अलम बरदार है। सिंध और पंजाब असम्बलियों के बजट इजलास तलब। पंजाब हुकूमत का तकरीबन 5,300 अरब रुपए सूबाई बजट इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा, जिसकी सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। सिंध असम्बली का बजट इजलास कल शाम 4 बजे तलब किया गया है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ऐवान में नए माली साल का बजट पेश करेंगे। बजट इजलास से कबल सिंध काबीना का इजलास भी होगा, जिसमें बजट तजावीज की मंजूरी दी जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 सनसनीखेज मुकाबले जारी। लॉस एंजल्स स्टेडियम में ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला मैच बराबर हो गया, जबकि पहला मैच बेल्जियम और मिस्र के दरमियान सियाटल में खेला गया, जो 1-1 गोल से बराबर रहा। दूसरा मैच सऊदी अरब और यूरुग्वे के दरमियान खेला गया। सऊदी अरब एक बार फिर बड़े अपसेट के करीब पहुंचकर भी जीत बरकरार न रख सका और यूरुग्वे ने आखिरी मिनटों में गोल करके मैच 1-1 से बराबर कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी अच्छी सुबह हुई होगी और पूरा दिन अच्छा गुजरे। वैसे आज मौसम तो बड़ा अच्छा है। मौसम अच्छा हो तो वैसे ही दिन का एहसास शुरू होने का और भी अच्छा हो जाता है। डिड यू फील आज थोड़ी बूंदाबांदी भी कहीं पर हो रही है? वो फीलिंग तो नहीं हुई मुझे, लेकिन ये नहीं, ये फीलिंग जरूर हुई। एक तो कराची इतना बड़ा है ना, कहाँ हो जाए पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन काफी गर्मी थी पिछले पूरे हफ्ते में, लेकिन आज सुबह में जब शहरी उठे होंगे तो उन्होंने सोचा होगा मैं सोया कराची में था, उठ कहाँ रहा हूँ मैं। तो इट वाज वेरी क्लाउडी एंड वी होप कि इट रिमेन्स क्लाउडी। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अच्छी बनी हुई है, हवाएं ठंडी चल रही हैं, बारिश का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने के करीब है। बिल्कुल, और पंजाब में मौसम बदलने की पेशगोई की जा रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्द आलूद हवाएं और बारिश बरसाने वाला मौसमी सिस्टम पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है और इसके बाइस आइंदा चंद रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की सूरत हाल तब्दील होने का इम्कान है। चलिए, इस पे तो हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट, सऊदी अरब, इमारात, कतर, कुवैत और बहरीन समेत मुतादिद इस्लामी ममालिक में नए इस्लामी साल यानी कि 1448 हिजरी का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान समेत मुतादिद एशियाई ममालिक में मुहर्रम का चांद फिलहाल नज़र नहीं आया है। गुज़श्ता रोज़ रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ था और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि मुल्क भर में कहीं से भी चांद नज़र आने की मुसद्दिका शहादतें मौसूल नहीं हुई हैं। इसी वजह से यकुम मुहर्रम उल हराम 17 जून को यानी कल के रोज बुध से होगा और यौम आशूर 26 जून बरोज जुमा मनाया जाएगा। और अब तस्करा हो जाए जरा खेल का, और फीफा वर्ल्ड कप के जबरदस्त जारी हैं। कल का दिन तो कहा जाए कि टाई डे था और वो कल का दिन आज से स्ट्रेच होते होते आज सुबह पे इख्तिताम पजीर हुआ, क्योंकि अमेरिका कनाडा में मैचेस हैं। तो कुछ देर कबल ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मुकाबला था वो 2-2 से बराबर हुआ, लेकिन सादिया बात यह है कि द मैच वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, द गोल्स वर शायद नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ऑब्जर्व द मैच, और जो ये मैच हो रहा था कैलिफोर्निया में, वहाँ के सोफी स्टेडियम में, वहाँ पे क्राउड वॉज चांटिंग फॉर ईरान। वहाँ का ईरानी डायस्पोरा भी हो सकता है, ये भी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, बट
ईरान ने 2 गोल किए, न्यूजीलैंड ने 2 गोल किए, ये मैच 2-2 से तो बराबर रहा। तो स्टेडियम में जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त ईरान के लिए सपोर्ट हमें नज़र आई। और एक अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि मतलब सब जो हमने एक बराबर होता हुआ मैच देखा, जो ज़ील हमने ईरानियन टीम की जानिब से देखा, हमें ये पता है कि ईरानी टीम यहाँ कितनी मुश्किलात की वजह से पहुंची है। इससे पहले वो मैक्सिको में प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ पर उनका मैच में आना, सो आई थिंक ओवरऑल उनके लिए ये एक टफ जॉब टू डू था एंड दे डिड मैनेज टू डू इट वेरी वेल। अब बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब, जो कि हम सबको पता है एवरीबडी कि इस वक्त ईरान और यूएस के बीच में क्या सूरत हाल बनने जा रही है। और तवील कशीदगी खत्म होने के बाद बिल आखिर मामला जो है एक अच्छी सिमत की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप ने यह दावा किया है कि तेहरान ने जौहरी हथियार ना बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। और साथ ही ईरान का ये कहना है कि यह मुआहिदा कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। लुब्बे लुबाब इस बात का ये है कि फाइनली एग्रीमेंट साइन हो गया है और ये एग्रीमेंट जो है अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस ने भी इसको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और मेरे दस्तखत हैं, उस तरफ से बागर कालिबाफ के दस्तखत हैं। और सबसे अहम इसमें चीज़ ये है सादिया कि कल इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा पार्लियामेंट में इसको अनाउंस किया कि इसकी जो साइनिंग सेरेमनी है वो तो स्विट्ज़रलैंड में होगी, लेकिन होस्ट जो है वो पाकिस्तान होगा। नाउ दिस इज वेरी पेक्यूलर, वेरी डिफरेंट बट वेरी गुड। बट डज मेक लॉट ऑफ सेंस। जितना एफर्ट पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल को अंडर कंट्रोल करने में किया, चाहे फिर वो शुरू की सूरत हाल थी जब सीज फायर नहीं हो पा रहा था और पाकिस्तान मेड एफर्ट टू उसको स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से सीज फायर तक पहुंचा जाए, उस सीज फायर से आगे बढ़कर दोनों ममालिक को एक टेबल पे रखा जाए। और जब दोनों ममालिक एक टेबल पर नहीं आ रहे थे, जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती रही और उसके बाद हिम्मत नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान रियली हैज़ टू होस्ट व्हाट जो पाकिस्तान ने अचीव किया है उस डील को। माहिर बैनुल अक़वामी मूड डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम हमारे साथ। डॉक्टर सुंदस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो कल जो ससेप्टिबिलिटी थी, कल जो स्केप्टिज्म था, जो शुबे थे, शकूक थे, वो अब तकरीबन कहना चाहिए कि 99%, 1% मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हालात तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 99% ये ख़त्म हो गए हैं शकूक व शुबात। साइनिंग इलेक्ट्रॉनिकली हो गई है, बाज़ाब्ता जुमे को होगी। नाउ व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? हो रही है स्विट्जरलैंड में, लेकिन होस्ट कर रहा है उसको पाकिस्तान। ज़रा लोगों को आसान करके समझाइए तो ये मामला। थैंक यू जी। ये इसलिए ऐसा हुआ, इस्लामाबाद राउंड 1 के बाद दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान जो था वो वाहिद फैसिलिटेटर, वाहिद मेडिएटर था और पाकिस्तान की सालसी में जो है माशाल्लाह सारा मामला जो था वो तरतीब पाया। लेकिन उसके बाद हमने देखा इस्लामाबाद राउंड 2 में भी जो है तैयारियां हमारी जानिब से मुकम्मल थी। स्मार्ट लॉकडाउन हमने देखा यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद से जनाब ये कतर, सऊदी अरब, यूएई और खासतौर पर तुर्किया जो थे, बहुत सारे ममालिक ने भी जो है वो सालसी की पेशकश की। हमारे कुछ पड़ोसी ममालिक को भी इस बात से बहुत खदशात थे जनाब, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सोल मेडिएटर है, तो उन्होंने भी अपनी सालसी के जो ऑफर्स की, लेकिन पाकिस्तान के जरिए सहरा जाता रहा थ्रू आउट द सिनेरियो। लेकिन अब चूंकि बाकी फराकीन के शामिल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं खामोश डिप्लोमेसी हमने थ्रू आउट चाइना के बीच में देखी, तो इस जंग को रुकवाने का सबसे मेजर सिरा तो नो डाउट आज भी ताहाल पाकिस्तान के सर जाता है। लेकिन बाकी ममालिक की भी इस सालसी को जो है वो हमें अक्सर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इसीलिए जो है वो ऐसा एक ऐसा कॉमन पॉइंट रखा गया है, एक ऐसी जगह रखी गई है जनीवा में। आपने देखा कि हमेशा से जो है वो जो भी कतर, दोहा और जिनीवा, जो ये ऐसे ममालिक और ऐसे जगह है, ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर हमेशा से आलमी बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो मीडिएशन की जाती है और फिर उसको ना कोई चैलेंज कर सकता है और वो उसमें जो क्रेडिबिलिटी होती है वो कहीं गुना ज्यादा होती है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर पाकिस्तान में होता तो शायद वो कहीं से कम क्रेडिबल होता, लेकिन चूंकि वो तमाम ही ममालिक इसमें शामिल थे, तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसा कॉमन पॉइंट रखा गया है जिस पर सभी खुश हों। तो एक तो ये बहुत बड़ी रीजन है, और दूसरा पाकिस्तान को जब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही असल मेजबान होगा, तो मेरा ख्याल है ये इटसेल्फ एक बात बहुत काफी होनी चाहिए पाकिस्तान की बैलेंस डिप्लोमेसी को अप्रिशिएट करने के लिए। और पूरी दुनिया अब इस बात पर जो है वो इत्तेफाक करती है जनाब कि पाकिस्तान की थ्रूआउट जो मुस्तकिल बुनियादों पर कंसिस्टेंट कोशिशें थी, अगर ये वापस खलीजी ममालिक पर हमले ईरान की जानिब से ना की जाते तो शायद खलीजी ममालिक भी इस सालसी में अपना भरपूर किरदार अदा करते। लेकिन वो खुद डिफेंडिंग मोड पर, अगर पाकिस्तान ने इन दोनों के दरमियान
खलीजी ममालिक और ईरान के माबैन भी जो है वो मेडिएटर का रोल जो है वो अदा करके रखा जनाब कि आपको वापस हमले की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। और मैं समझती हूँ कि इस मुआहदे से भी बड़ा पाकिस्तान के सर क्रेडिट ये जाता है कि खलीजी ममालिक को वापस ईरान पर हमला ना करने के लिए पाकिस्तान ने जिस तरह से कायल किया, जिस तरह अपनी सिफारती काविशों से खत्ते में जंग को जो रुकवाया है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान की ज्यादा बड़ी बेहतर सिफारतकारी है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता खलीजी ममालिक वापस ईरान पर हमला कर देते तो दुश्मन का सबसे बड़ा मकसद ही पूरा हो जाता। और ये जो रीजनल वॉर जिसकी आयतुल्लाह खamenei साहब जो है वो पेशेंगोई करके गए थे, तो वो उस तरह से शुरू होती कि पाकिस्तान का भी फिर रुकवाना मुश्किल था। और इसराइल और अमेरिका ने तो दूर से बैठकर खुश होकर तालियां ही बजानी थी। तो ये जो ईरान के ऊपर खलीजी ममालिक ने हमले नहीं किए हैं, सिर्फ उन्होंने उनके वज़ीर ख़ारिजा ने जो है वो बयानात दिए, जो कि उनका राइट भी था, लेकिन बयानात से बात अच्छा, आगे नहीं बढ़ी है। अलाउ मी और एक एक पाकिस्तानी ज़िमनी सवाल डॉक्टर सुंदर साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि सिफारतकारी पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, क्या इस मुआहदे को सिर्फ जंग बंदी कहना इसकी असल सिफारती अहमियत को कम करना होगा? बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली स्टॉपिंग द वॉर, इट इज चेंजिंग द होल डायनामिक्स ऑफ द रीजन। That's a very good question because I always say there's a difference between a ceasefire and मुकम्मल जो जंग का खात्मा जिससे होता है। तो अब ही हम तवक्को कर सकते हैं कि ये जंग बंदी से जंग के खात्मे की जानिब बात बढ़ेगी। आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि जंगबंदी करने से और जंग का मुकम्मल खात्मा ना करने से इसकी बिल्कुल सफारती काविशों पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ता है। लेकिन अब दुनिया चाह ये रही है कि अब वक्ती सीज फायर नहीं चाहिए, अब हमें जंग का मुकम्मल खात्मा चाहिए। और यही अहम नकात में से भी एक है जो ईरान की जानिब से वेरी फर्स्ट डे से जो है वो सामने रखे गए थे कि हमें ये विश्व साइकिल को ब्रेक करना होगा कि जब आपका दिल कि आपने उठकर जो खलीजी ममालिक पर इस्लामिक कंट्रीज पर हमला कर दिया, तो ईरान के ऊपर तो दोबारा हमला करने की, और मैं नहीं समझती कि कहीं से भी फसली रह गई इसराइल की दोबारा से ईरान पर हमला करने की। क्योंकि उन्होंने जो खलीजी ममालिक की तरह या किसी भी वेनेजुएला, किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री की तरह जो ईरान को समझने की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की थी, वो नहीं कर सकेगी। अगले आने वाली के चंद दहाइयों में तो खैर हम ये नहीं देखते हैं। तो आप कभी भी किसी मुस्लिम कंट्री के ऊपर हमला करें, जिसके ऊपर लेबनान को उन्होंने शामिल गुफ्तगू रखा कि आप लेबनान अगर कमजोर है, ना पाकिस्तान की तरह एटमी पावर है, ना हमारी तरह वो आपके आके डट जाने की सलाहियत रखते, तो डजंट मीन कि हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। और लेबनान पर ही जब सीज फायर की पहले वायोलेशन की गई थी, तो वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उन्होंने शिप्स को रोक ली थी 135 साल से, जब 11 जहाज और लेबनान पर दोबारा हमला करने के बाद सिर्फ 2 जहाज गुजरते देखे थे, जिससे पूरी आलमी मईशत जो है जो हमने हिलती हुई देखी थी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो हथियार उनके आगे आया है, सही। मैं समझती हूँ कि इस बार इराक खुलकर खेला है एज कम्पेयर टू 2015 पर तो उन्होंने काफी हद तक बात मान ली थी। लेकिन अभी 2015 के मुकाबले में उन्होंने कहा जनाब मुकम्मल फौजी इनखला हमें चाहिए, मुकम्मल अमेरिकन सेक्शन से हमें निजात चाहिए। तो अब उन्होंने ना डोनाल्ड ट्रंप की वो साइकोलॉजी समझ ली। आपने देखा उन्होंने तो साइकोलॉजी से हर स्टेटमेंट पर बात करने के लिए कि क्या इसके पीछे वजूहात नफ्सियात का है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के पीछे। तो उनको यही हर तरफ से जनाब गुड न्यूज मिली कि यू आर ऑन द विनिंग पोजीशन। डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल जो है वो अपनी फेस And the सेविंग के लिए world is पाकिस्तान experience how Iran has को pulled over ये सारा उन्होंने किस तरह से पुल किया है। बट माई क्वेश्चन इज़ कि अभी भी जो ईरानियन लीडरशिप है उसको डाउट्स ऐसा लगता है महसूस करते हैं वो डाउट्स, एंड येट अगेन दे हैव क्वेश्चन कि अगर जो भी बातचीत हुई है इससे यूएस बैक ऑफ करता है या इसराइल इसे ख़राब करने की कोशिश करता है तो हम कार्रवाई करेंगे। वाइल आई से दैट इसराइल ये कह रहा है कि ये डील बहुत कैटास्ट्रॉफिक है। सो क्या ये उस पूरी डील पर किसी भी तरह के डाउट्स डालता है? इसराइल के तो एप्रीहेंशन हमें समझ में आते हैं। आप देखें इसराइल क्यों कर चाहेगा ये मुआहदा हो। इसराइल की जो तशवीश है वो देखें, इस मुआहदे से 2015 के जो जोहरी मुआहदे की तरमीम शुदा विजन से अगर मिलता हुआ तो इसराइल की तो ये सिर्फ एक बहुत थ्रेटनिंग सी बात होगी। जोहरी प्रोग्राम का महदूद हो जाना ही सिर्फ इसराइल का मकसद नहीं है, बल्कि तेहरान का मिसाइल नेटवर्क, तेहरान के ड्रोन्स और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स की अगर सूरत हाल बरकरार रहती है, तो मैं समझती हूँ कि इसराइल के लिए ये तमाम बहुत ज्यादा खदशात हैं। इसीलिए इसराइली लॉबी जो थी अमेरिका में वो यही चाहती रही है, आखिरी यही चाहती है जनाब के मजीद जो है वो हमले किए जाए, 10-12 रोज की और जंग की जाए। जो नुकसान वो समझते थे कि ईरान का होना चाहिए वो तो नहीं हुआ। 13,000 बिलाशुबा आपने टारगेट्स उनके हमले किए, आपने उनके बच्चे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके स्कूल, उनके ब्रिजेस, उनके हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अभी भी ईरान का वो नुकसान नहीं हुआ जो कि ये इस खाम ख्याली में थे कि ईरान का होगा। वो तो अभी भी कितने विजिलेंट नेशन है। आप देखिए उनकी स्ट्रैटेजी चेक करें कि अब्बास इराक़ची साहब के अगेंस्ट उनके अपने लोग सड़कों पर एक सो कॉल्ड एहतजाज करते हुए सामने नजर आए कि हम ये डील नहीं चाहते, आप हमला करें, आप डटे रहें, आप जंग करें।
तो अब अब्बास अरागची साहब ने देखा, देखिए जी हमारे लोग तो चाह ही नहीं रहे कि ये डील हो, ये तो मैं पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए रखते हुए जो कि हमारी लीडरशिप हम चाहती है, तो इसलिए आपके साथ हम करें। दैट वाज अनदर स्ट्रैटेजी। हालांकि अब हमने देखा उनके लोग और उनकी लीडरशिप एक पेज पर है। मतलब जिसके लिए उन्होंने So जंग what do you छुड़ाई है, think? जंग जिस तरह से इसराइल कह रहा है कि लेबनान और सीरिया से वो अपनी फोर्सेस नहीं पुल आउट करेंगे, क्या ये सिचुएशन को मजीद वापस किसी जंग की तरफ धकेल सकता है? इसराइल माइट डू दैट। अगर इसराइल के दस्तखत नहीं है, इसराइल अगर उसमें ट्रबलिंग एक वो जिसके लिए वो आप कहते हैं कि गारंटर, तो आपने देखा इसमें है ही कोई नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है। सालिस होना है समथिंग एल्स, गारंटर के तौर पर किसी भी मुल्क का सामने आना है समथिंग एल्स, लेकिन जो दस्तखत करेगा इस पर उस मायदे पर कायम भी तो वही रहेगा। इसराइल अगर दस्तखत करता है तो वो अंडर किसी के प्रेशर में आता है, लेकिन अगर इसराइल के दस्तखत ही नहीं होंगे तो यू नेवर नो, इसराइल जो है वो कुछ सालों बाद, कुछ मे बी आफ्टर अ डेकेड और सो, अभी भी हमने 11 साल बाद दोबारा से देखा कि दोबारा से जो मायदे की तरफ बात हो रही है, तो मे भी एक दिहाई बाद या कुछ सालों बाद इसराइल अगर कुछ ऐसा करे या लेबनान पर हमला करके, अभी भी ये बैरूत के ऊपर इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसराइल ने भी ये बताया कि आई एम नॉट एट द पावर ऑफ दिस डील और गेम, ठीक है, मुझे इस पर अंडर प्रेशर नहीं रख सकते हैं। तो इसराइल का बैरूत पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना इस बात की तरफ निशानदेही करता है जनाब कि इसराइल ना तो खुश है इस मुआहदे से और ना वो उस पर दस्तखत करके किसी भी तरह के मुआहदे में आना पाता है। लेकिन हम ये बिल्कुल समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को रोक सकते हैं। इफ़ यू अलाउ मी, लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। शहबाज शरीफ ने भी अपनी कल की खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तस्करा किया, जो उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है पाकिस्तान की। ये अस्करी सफारतकारी की नई मिसाल हमें सामने आती है। गो बैक in centuries and you don't find something like this. Maybe General Eisenhower, maybe generals like that, और फिर अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम। तो इस मामले को आप कैसा देखती हैं? शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ऐसे बहुत सारे मौक़े आए जहाँ पे हिम्मत टूटने लगी पूरी दुनिया की, लेकिन इट वाज द वन मैन, आसिम मुनीर, who was standing very very firm. इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है। देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन्स की मद में पाकिस्तानी अवाम और हमें कैपिटल सिटी में जो स्मार्ट लॉकडाउन्स लग रहे हैं, हमारी भी मईशत को, हमारी भी डेली वेजेस पे काम करने वालों को उसका नुकसान पहुंचता है। तो इसके पीछे पाकिस्तान की कुर्बानी इस वर्ड जिसे कहते हैं, कि पाकिस्तान ने भी काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस डील तक पहुँचने के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान की, मैं कहती हूँ कि एक साल में मई टू अप्रैल पाकिस्तान की ये जो 11 महीने में जो बेहतरीन स्ट्रोक पाकिस्तान के दो थे इस दुनिया में, पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज को, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी की टर्म जो आपने यूज की है, सो बहुत बेहतरीन शानदार कामयाबी पाकिस्तान हमकनार हुआ है। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को दुनिया में आज जो मुकाम हासिल है, ये कोई कहने की बात नहीं है, कोई रिवायती जुमले नहीं है। इस बगैर किसी मुबालगा रहे कि पाकिस्तान ने आज वो अपना खोया हुआ स्टेटस बरकरार दोबारा से बहाल कर लिया है, जो कि शायद हम 10-15 साल पहले कहीं बहुत बहुत पीछे होते जा रहे थे उससे। तो मेरा ख्याल आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की तरफ भी, और मेरा ख्याल दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, मैंने कहा ना, जैसा बहुत दिहाइयों के बाद हमने माजी में भी देखा पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान के माबैन फैसिलिटेटर का रोल किया था। पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना के माबैन भी जो है वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया हुआ है। तो तारीख गवाह है कि पाकिस्तान जो है 1947 से अब तक बड़े बड़े महाजों पर जो है वो दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें रुकवाने में पाकिस्तान ने, रिगार्डलेस ऑफ आवर इकोनॉमिक सिचुएशन, जो And I think you are going to Sundar agree with me that this time around पाकिस्तान ने अपने भी एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है और पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक अप्रोच से दुनिया को भी बहुत कुछ सिखाया है। और इस अमन मुआहदे तक जाने के लिए पाकिस्तान ने जितना एफर्ट किया है, अमीन, एक वक्त था हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सुंदर फॉर योर टाइम, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। साइटफुल। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे फुटबॉल के बुखार की। वेलकम बैक अगैन। हमें ज्वाइन करने के लिए एक दफ़ा फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वफाकी बजट में जहां बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ हुआ, वहीं पर ख़वातीन के लिए उनकी सेहत के बुनियादी सहूलियात के हवाले से एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला और अच्छा फैसला किया गया। और वो ये कि हुकूमत ने सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुअल मसनूआत और मानाए हमल की जो अशिया हैं उन पर 18% जो टैक्स पहले से आयद किया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया है। इस फैसले को ख़वातीन के हकूक़ और हेल्थ जो एक्टिव हैं उनकी तमाम तर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसको बहुत सराहा है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए एक बड़ी जिद्दोजहद भी
छुपी रही, जिस पर लोगों ने ना सिर्फ इसके ऊपर खुलकर बात की, हर प्लेटफॉर्म पर इसको उजागर किया और फिर ये बताया भी कि अगर इसके ऊपर से इतना टैक्स हट जाता है तो इसकी असल कीमत क्या हो जाएगी और ये ख़वातीन की ज़रूरत के लिए कितना आसान हो जाएगा। ये तमाम तर मामला जिन्होंने जिनके सेहरा ये जाता है सर, जिन्होंने इसको इनिशियली इस टॉपिक को मुतारिफ कराया, आइडेंटिफाई कराया, और अब ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि बजट में इसको लग्जरी आइटम से अपार्ट करना, दिस इज़ ह्यूज। एडवोकेट महानूर उमर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड जेंडर कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट महानूर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपसे हमारी पहले भी गुफ्तगू हुई और आपने उस गुफ्तगू में इस चीज़ का इजहार किया था कि आई विश कि इस तरह की चीज़ हो, और ये हो गई है। सो हाउ ग्लैड यू आर, कितने खुश हैं आप कि हमने ऑन अ नेशनल लेवल इस चीज़ को माना तो है कि एक चीज़ जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी की है वो लग्जरी नहीं है। सेहत हमारे लिए लग्जरी नहीं है, सेहत हमारा बेसिक राइट है। बिल्कुल ऐसे मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सारे कारकुन की, एक्टिविस्ट की, जर्नलिस्ट की, जैसे आप लोग हैं जिन्होंने इस पे आवाज़ उठाई। इनफैक्ट आपने जो बात कही है बिल्कुल, आई थिंक कि पिछले साल जो केस हुआ है उससे ये स्पॉटलाइट में आएगा, बट मेरे पैदा होने से पहले पाकिस्तान में विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट इस पे लॉबी करती आ रही हैं, तो ये एक बिल्कुल है, आई वुड से अप्रिशिएट करने का मौका कि गवर्नमेंट ने फाइनली हमारी आवाज़ सुन ली एज एक्टिविस्ट, एज वुमेन। तो ये जीत मेरी नहीं है मगर सारी पाकिस्तानी औरतों की है, हमारी सारी एक्टिविस्ट सिविल सोसाइटी की है। एंड ये एक प्रेसिडेंट सेट करता है, एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर हम सारे कलेक्टिवली आवाज़ उठाएं, मीडिया के साथ हैंड्स ज्वाइन करके, लॉयर साथ मिला के, कारकुन साथ मिला के, तो इस तरह हम लोग चेंज को ला सकते हैं कानून में और सोसाइटी में भी। राइट। मानूर, ऑब्वियसली ये एक बड़ा कह लें कि एक बहुत मुश्किल काम था, ये आसान काम नहीं था, क्योंकि इस पूरी सोच के साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, इस बारे में लोग बात भी नहीं करते हैं। इसके अलावा ख़वातीन की प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट समझा जाता है, इसको इतना लोअर लेवल पर कोई लेकर भी नहीं जाता कि उसको डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सी अशिया जो है वो ज़रूरी हैं और उनका डेली बेसिस पर इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या आपको लगता है कि हमने, ठीक है ये एक केस सुप्रीम कोर्ट तक जाना, फिर उसका बजट में ये इतना बड़ा चेंज आना, ये एक तरफ है, लेकिन क्या हम उस सोच को बदल पाए हैं कि हम लग्जरी और ज़रूरत के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर सकें, वो एसेंशियल, चाहे फिर वो मर्द के लिए हो या खातून के लिए हो? देखिए अभी भी आई थिंक हमारी थोड़ी सी आगे जद्दोजहद रहेगी, बिकॉज काफ़ी, अगर आप कमेंट्स देखें तो जब ये टैक्स हटा है, तो मैं ऑनलाइन ज़रा ट्रैक कर रही हूँ, लोग ये भी कमेंट में लिख रहे हैं कि बेबी फॉर्मूला पे अभी तक टैक्स है, और काफ़ी ऐसी और ज़रूरत की जो मसनूआत हैं और चीज़ें हैं इस तरह की। तो आई थिंक अभी जो सिविल सोसाइटी है हम लोग तो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, बट गवर्नमेंट के तो आप कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा यहाँ उनको ग्रेस देना चाहिए, बिकॉज हर चीज पे अगर टैक्स हटा देंगे तो कोई रेवेन्यू नहीं आएगा मुल्क की बेहतरी के लिए। तो बात तो ये आर्ग्यूबली काफी लोग कहते हैं हर चीज इधर से उधर जरूरत की बन जाती है, बट अभी आपने बिल्कुल सही बोला, जो ये काफी ममनू टॉपिक है, बट पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो दोनों आदमी हैं, अगर कह सकते हैं कि ये एक इसेंशियल आइटम है, ये एक ज़रूरी चीज़ है, इस पे टैक्स नहीं होना चाहिए, तो ये आई थिंक एक एग्जाम्पल सेट करता है हर मर्द के कि वो भी इस तरह कॉन्फिडेंटली माहवारी के बारे में बात कर सकते हैं या माहवारी के मसनूआत के बारे में बात कर सकते हैं। मेरे पास हर किसी के घर में एक बीवी या बेटी या अम्मी तो होती हैं, ऐसे किसी ने दुकान, सबने दुकान के ऊपर वापसी पे रुके हुए होंगे कि कभी लेना पड़ जाए, जी, तो इसमें शर्म की क्या बात है? अगर हम खरीदते हैं तो हम बात क्यों नहीं कर सकते इसके बारे में? एब्सोल्युटली। तो अब इस पे भी हमें टैक्स हटाना होगा ऑन स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक। एडवोकेट साहबा, अब आप मे बी इट्स द फर्स्ट वॉर दैट यू हैव वन, लेकिन आई मीन दैट फर्स्ट बैटल दैट यू हैव वन, लेकिन पूरी जंग है ये। कौन कौन सी मज़ीद इस तरीके की चीज़ें हैं हेल्थ रिलेटेड जो आप समझती हैं कि जिनको अभी भी हमने लग्जरियस कैटेगरी में डाला हुआ है, एंड यू वांट टू फाइट फॉर दैट, यू वांट टू ब्रिंग दैट इनटू लाइमलाइट, और उस पर भी आप चाहती हैं कि जिस तरीके से इस पे टैक्स नहीं लगा तो उस पर भी ना लगे? इस तरह के तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं विमेन और मेन की हेल्थ से भी रिलेटेड। जैसे पाकिस्तान में काफ़ी लोग अब हमारे सारे बहुत ज़्यादा इस तरह की रिपोर्ट्स निकली हुई हैं कि बच्चे मैल नरिश्ड होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जैसे इंश्योर है,
जैसे कि सप्लीमेंट्स होते हैं, स्पेशली वो जो बच्चों के लिए हैं या एल्डरली लोगों के लिए या कोई जो बीमार इंसान है उसके लिए है, उनके लिए उन पे आई थिंक टैक्स नहीं होना चाहिए। एक और वुमेन का रिप्रोडक्टिव इश्यू है, उसको कहते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। Yeah. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पे उनको एक चीज लेनी होती है, आई थिंक उसको आई थिंक इंसुलिन की आई थिंक लगभग करीब है, पर एक और इस तरह का सप्लीमेंट है, दवाई है, उस पे भी आई थिंक टैक्स नहीं होना चाहिए। बट ये एक आई वुड से ये एक फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, और बेबी फॉर्मूला पे भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर इंशाल्लाह उनकी भी हम देखेंगे कि एक दिन अगर उन पे भी हम रिलीफ की लॉबी Please. कर सकते हैं, बट दिस इज अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। राइट, एंड आई एम श्योर मानो जब आपके जहन में ये बात आई होगी, जब आपने सोचा होगा कि आपको सैनिटरी पैड्स के बारे में बात करना है, इसके ऊपर लगे हुए टैक्स के ऊपर बात करना है, तो उस वक्त शायद आपको भी ये मुश्किल लगा होगा इनिशिएट करना, बट देन आपने उस स्टिग्मा से आगे जाने का सोचा होगा। सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी मोटिवेशन क्या थी एंड अप फ्रंट क्या चैलेंजेस थे उस वक्त, सिर्फ लोगों से ये बात करने के लिए, इवन अपनी लॉयर्स की टीम होगी उसमें भी मेल आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि भाई दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू वर्क फॉर। मैं इसमें क्रेडिट बिल्कुल देना चाहती हूँ, मेरे साथ जो मेरे वकील हैं, इस केस में मैं हूँ वैसे एडवोकेट, पर इस केस में जो मेरे वकील साथ रहे हैं एहसन जहांगीर खान, वो और मैं साथ सुप्रीम कोर्ट पे क्लर्क करते थे, हम दोनों क्लर्क कर रहे थे। और हमारी बातों में से ये आइडिया निकला पिछले साल 2025 के शुरू में जनवरी में नेपाल में ऐसे ही दो लॉयर्स की टीम ने अपने गवर्नमेंट को वो सुप्रीम कोर्ट लेके गए, और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी कि मवारी की मसनूआत पे कोई लग्जरी टैक्स नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब ये पढ़ी जजमेंट तो मैं काफ़ी आई फेल्ट मैं बहुत इंस्पायर हो गई कि मैंने कहा नेपाल ने हटा दिया है, इंडिया ने हटा दिया है, बाकी दुनिया ने ये लग्जरी टैक्स हटा दिया, तो पाकिस्तान में भी अब हमें हटा देना चाहिए। तो एक वहां से आई वुड से इंस्पिरेशन आए, एंड बातों बातों में आई विल से कि काफी लोग शॉक होते हैं, बट बहुत आई थिंक सपोर्ट शुरू से रहा है, औरतों की तरफ से भी और मर्दों की तरफ से भी। बिल्कुल ट्रोल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को लाइट लेते हैं, मजाक बनाते हैं, बट मैं बहुत इस तरह अपने सारे पाकिस्तानियों की शुक्रगुजार हूँ, शुरू से सब लोग बहुत ही इस केस को उन्होंने वेलकम किया और सपोर्ट किया है। और एक ये अंडरस्टैंडिंग के एक टैक्सेशन है और एक लग्जरी टैक्सेशन है, ये भी बहुत दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब आप किसी को ये कहते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, जैसे हम अभी बच्चों के दूध के लिए बात कर रहे हैं कि आप ये कहना चाह रही हैं कि फॉर्मूला मिल्क के लिए टैक्सेशन उस पर नहीं होनी चाहिए, सो लग्जरी टैक्सेशन हटाने का मतलब ये है कि ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, लेकिन जो बाकी उसके ऊपर चार्जेस हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग मिसअंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, जैसे अभी आप भी बात करी थी कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम शायद ये मुतालबा कर रहे हैं कि टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, विच इज़ नॉट द केस। ऐसा जी बिल्कुल कि टैक्सेशन से तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, पर मैं एक और भी चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी। हमने जो अपनी पिटिशन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, एहसन और मैंने, उसमें हमने लिखा हुआ था कि पीरियड प्रोडक्ट्स पे इन तरह की जो ज़रूरियात हैं उन पे तो टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 0%, क्योंकि जो इनका रॉ मटेरियल जिससे ये बनते हैं, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर पेपर, उस पर 25% कस्टम्स टैक्स है। तो उसी की वजह से कॉस्ट अभी हर पैकेट की 400-500 तक जा सकती है अगर आप एक अच्छा नाम वाला ब्रांड लें। बिकॉज इस तरह तो हेल्थ के साथ तो किसी को रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर चले 18% भी हट गया तो काफी बड़ी चीज है। बट हम जैसे स्कॉटलैंड में आपको बताना चाहूंगी कि जो पैड्स और टैम्पॉन्स होते हैं वो बिल्कुल मुफ्त है, हर बाथरूम में, हर गवर्नमेंट इदारे में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। तो ये दुनिया इसको इतना सीरियसली समझती है। अभी मैं जब पढ़ाई के लिए बाहर गई थी तो वहां भी हर बाथरूम में मुझे फ्री नजर आते थे। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस तरह के पाकिस्तान में रह पाएं जहाँ इस तरह की जो हर किसी की ज़रूरियात होती हैं, एसेंशियल आइटम्स होते हैं, वो लोगों को मिल जाने चाहिए आसानी से। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट महानूर उमर, आपने स्कॉटलैंड की बात की। वेल, आने में तो काफ़ी टाइम लगेगा अभी, लेकिन जो हमने ये कदम उठाया है दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, और उम्मीद करते हैं कि एडवोकेट महानूर जैसे मज़ीद लोग सामने आए और पाकिस्तान में जो सेहत से मुतालिक चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए। एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट में आजकल क्रिकेट तो नहीं हो रही, क्रिकेट के अलावा बहुत कुछ हो रहा है। तो पीसीबी ने कल एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में नया निज़ाम, बड़ा इनकलाब जो है वो लाने का ऐलान किया है।
क्रिकेट बोर्ड ने पुराना जो एक ही निज़ाम सबके लिए मॉडल ख़त्म कर दिया है और अब एक नया फॉर्मेट बेस्ड स्ट्रक्चर मुतारिफ कराया है। अब होगा क्या? इस नए निज़ाम के तहत खिलाड़ियों को सिर्फ ए, बी या सी कैटेगरी में नहीं, बल्कि रेड बॉल, वाइट बॉल और T20 जैसे मखसूस फॉर्मेट ट्रैक्स में तकसीम किया जाएगा। अच्छा, पीसीबी ये कह रहा है कि इस फैसले का मकसद ये है कि हर फॉर्मेट की एक अलग आइडेंटिटी बन सके, उसको तस्लीम किया जा सके। जैसे टेस्ट क्रिकेट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, जदीद क्रिकेट के तकाज़ों के मुताबिक खिलाड़ियों को बेहतर मौक़े भी देना है, और नया सिस्टम 2026 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइकिल में ये तमाम तर जो नई कंडीशंस अब सामने आ गई हैं उसमें डाली जाएंगी, और आलमी क्रिकेट में एक मुनफरद मॉडल इसे करार दिया जा रहा है पीसीबी की जानिब से। वेल आई क्वेश्चन कि ये कितना ज़्यादा, बिकॉज हम बहुत सारी अप्रोचेस लेकर तो आते हैं लेकिन उसमें प्रैक्टिकलिटी और उसका एक सिस्टम नहीं होता, जब बाद में फिर हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। साहब ने जब कल गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि अब जो है वो डेटा बेस्ड सिस्टम है, ये जो जैसा जितने रन्स बनाएगा, जैसी परफॉर्मेंस करेगा वो उसमें जाएगा। तो स्पोर्ट्स तजज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम। तो फवाद भाई, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, इस नए निज़ाम से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखिए, आपने जो अपने आखिरी सवाल में डेटा बेस सिस्टम की बात की, डेटा बेस सिस्टम में ज़रूरी ये है कि हमारा डेटा बेस सिस्टम क्या इस काबिल है कि वो निकाल पाएगा कि एग्जैक्टली किन कंडीशंस में कब कितने रन किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टीम के अगेंस्ट किए, तो ये सारा कुछ डालना होगा। और अगर डेटा बेस सिस्टम है तो फिर बस यही है कि आपने तय करना होगा कि जी क्या स्ट्राइक रेट ज़रूरी है, क्या एवरेज ज़रूरी है, किन टीमों के अगेंस्ट किया है, और फिर जो भी नतीजा निकलेगा उसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे और ये डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले 2-3 साल की, तो फिर मुझे लगता है कम ही लोगों के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने क्राइटेरिया सख्त रखा तो उसमें तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। बट हाँ, चले कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं कि आप रेड बॉल को सीरियस लेना शुरू हो गए, आपने एक अलग से उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं, फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट, T20 क्रिकेट के लिए अलग देने जा रहे हैं, तो एक अच्छी अप्रोच तो है। बट ये कैपेसिटी बेस्ड, फवाद भाई, कैपेसिटी दो चीज़ें हैं। मेरा सवाल एक तो ये कि डेटा तो आप उस वक्त डेटा बेस्ड एनालिसिस या तब लेकर आए ना जब उसके लिए आपने एनालिस्ट भी रखे हुए हों जो कि मौजूद हों, जो कि एनालिसिस कर भी रहे हों और जो एनालिसिस करना जानते हों, वन पार्ट ऑफ इट। फिर आप लॉबिंग नहीं कर सकते, फिर आप अर्जी के लोगों को नहीं लेकर आ सकते, एक तो चीज़। दूसरी चीज़ ये जो आप परफॉर्मेंस बेस की बात कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस तो आप तब देखें जो ऑलरेडी हमारे स्टार्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप इनमें से सबको गायब कर देंगे? और अगर इनको गायब कर देंगे तो नीचे कौन से लोग हैं बिसाइड्स फिर उनके नीचे जो आपका डोमेस्टिक सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा कहत पड़ा हुआ है, वहाँ पर बेहतरी की हमें तो उम्मीद लगानी चाहिए और वहाँ पर बेहतरी करनी चाहिए ना, तो वहाँ से क्या आया है कल? अच्छा देखें, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की कि ऊपरी सतह पे सारी बातें हो गई हैं, बट जिस स्ट्रक्चर से क्रिकेटर्स आने हैं उसके बारे में बात मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग होगा, उसको आप बेहतर करेंगे तो ही आपको आगे चल के आसानी होगी। तो उस पर तो ऐसा कोई ज़्यादा बात सुनने में नज़र नहीं आई। जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, वहाँ किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, वो क्या बेसिस होंगे, और साथ साथ इसी तरह नेशनल T20, नेशनल वनडे कप, ये सारे क्या किस तरीके कार से होंगे, रीजन और डिपार्टमेंट की टीमें किस तरह अलग अलग खेलेंगी। तो मुझे लगता है कि सारा जो 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 कम हमारी, क्योंकि लोगों का भी इंटरेस्ट होता है वो इन चीज़ों में होता है कि जी किस खिलाड़ी को क्या कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, किस तरह से क्या होगा। लोगों को अंदाजा नहीं है कि जो आपने बात की कि जी ये तो यही खिलाड़ी अभी मौजूद हैं 30, 40, 50, बट उसके बाद जो नीचे सूरत हाल है वो तो परेशान कौन है। और फवाद भाई तो हम जब तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और अगर आप मुझे अलाउ करें, हमने ज़्यादा बार खिलाड़ियों पे डाला हुआ है। आई मीन चलिए अगर हम सिस्टम डेटाबेस सिस्टम की बात करते हैं, एक खिलाड़ी है उसको मैच जीतने के लिए जो है वो रन्स चाहिए थे और उसने अपनी सेंचुरी पे फोकस किया, उसने अपनी सेंचुरी बना ली लेकिन वो मैच नहीं जिता सका। लेकिन डेटाबेस में तो आ रही है कि इसने सेंचुरी बनाई है, दे दो उसको कॉन्ट्रैक्ट, इसको कौन देखेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम रेड बॉल खेलते ही कितनी है, कम खेल रहे हैं ना, तो हम कम खेल क्यों रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तीसरी चीज़, हमसे खेलने आती है सेकंड स्ट्रेंथ की टीम, जिसकी वजह से हमें जाके आगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में नुकसान होता है जब हम खेलते हैं ए टीम्स क्वालिटी टीम के अगेंस्ट, तो वो टीम्स नहीं आ रही हैं, ये जिम्मेदारी कौन। तो असल बात इन पे होनी चाहिए थी, लेकिन हो इस पर रही कि खिलाड़ी के साथ ये होगा, खिलाड़ी के साथ वो होगा।
देखिए आपने जो बात की ना, मेरे ख्याल से उसका क्राइटेरिया जो तय होगा ना, उसके बेसिस पे ही प्लेयर्स को नवाजा जाएगा कि जी क्या एवरेजेस हैं, किस जगह पे क्या रन्स किए हैं। ये सारी चीजें तय होंगी जो बात कल हुई है। उसके बेसिस पे साथ साथ जो आपने बात की टेस्ट क्रिकेट में, तो ज्यादातर देखिए पूरी टीमें आ रही हैं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है और हर टीम ने जीतना होता है। हाँ, वनडे और T20 के हवाले से जरूर आप कह सकते हैं कि अभी हमने माजी में देखा है कि जो जो मुकम्मल टीमें, साउथ अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी आई, लेकिन उस तरह से नहीं आई। ठीक है, उसकी वजूहत ये भी है कि अगर आप देखें, दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं। अब जैसे IPL हो रही थी, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की भी इश्यूज हैं। और साथ साथ देखें, उनकी प्रायोरिटी जो है ना, वो टेस्ट क्रिकेट है, एशेज है और टेस्ट क्रिकेट है। तो जो उनके बड़े प्लेयर हैं या वर्ल्ड कप ICC के इवेंट्स हैं, वो अपनी प्लानिंग करते हैं कि उनके लिए ये इतना बड़ा कोई नहीं है कि जी वो पाकिस्तान से हार गए, बांग्लादेश से हार गए। वो ICC इवेंट में आके आपको मारते हैं, बांग्लादेश को भी मारते हैं। तो उनकी राइट। प्रायोरिटीज अलग है। तो ये हम इस पे तो नहीं कह सकते कि जी पूरी टीम आप लेके आए, पूरी नहीं लेके आए। आप जो टीम जी। लेके आ रहे हैं, अब आप किसी भी दुनिया को डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान टूर कर रहा है कहीं नो बट बाहर और अपनी ये जो डायरेक्टर इंटरनेशनल का काम होना चाहिए ना फवाद भाई। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप ये थोड़ी नहीं। किसी को कह सकते हैं कि जी आप ये इसको भी लेके आए, उसको। भाई आपसे टूर्नामेंट आपसे है हम। अब अगर आप चाह नहीं रहे कि आपका मुल्क जीते, आप जैसी भी टीम लेके आए। देखो, ये किसी कतई तौर पे आप किसी को भी नहीं रोक सकते कि राइट। आप कौन सी टीम लेके एंड आए। आई और पर्सनली साथ बिलीव साथ कि ये ठीक है। आपकी अपनी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा, जितनी तगड़ी आपकी टीम होगी उतना तगड़ा आपका ओपोनेंट भी होगा। फवाद भाई, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट सूर्यवंशी। श्रीलंका के अगेंस्ट मैच होता है, सुपर ओवर में मैच जाता है। सूर्या एक ऐसा बच्चा जो अभी तक हमें बड़ा टिमिड और बड़ा मासूम सा बच्चा नजर आ रहा था, कल वो खासे एग्रेसिव नजर आए। हैज इट कम बिकॉज ऑफ IPL? व्हाट हैपेंड? मतलब वो बड़ा अजीब सा वाकया है। और ऑब्वियसली A टीम से इस तरह की सिचुएशन निकल कर आ जाना, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट। उससे पहले भी बदतमीजी अली रजा के साथ कर चुका है, तो या देखिए, मैं ना आपको बताऊं, सारे जो थे ना शुरू हो गए थे कि जी सचिन सचिन, क्योंकि सचिन की क्रिकेट पूरी मैंने देखी है, जो जो उन्होंने कराची से अपनी क्रिकेट का आगाज किया था, टेस्ट करियर का। तो वो कोई मुकाबला नहीं है दोनों शख्सियात में, और सचिन बहुत आगे थे। ठीक है। सही। साथ साथ ये कि देखिए, एक बच्चा जिसको आपने मतलब आप सुपरस्टार बना दिया है उसके पास, और जो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है, बिहार से उसका ताल्लुक है, छोटे से एक शहर से, तो उसको तो बहुत कुछ मिल गया है ना। तो ये बदतमीजी तो एक्सपेक्टेड थी, पैसा भी आ गया है, सब कुछ हो गया है। तो ये तो एक्सपेक्टेड थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मैं इंडिया में पहले कभी ऐसा होता नहीं था कि वो इतनी जल्दी इस किस्म के खिलाड़ी को खिला दें बगैर फर्स्ट क्लास के। या तो सचिन तो एक्सेप्शनल था, ये तो नहीं है उस तरह से। तो अभी टाइम लगेगा। और आप परफॉर्मेंस भी देख लेना, जिस तरह से भी स्टार्ट लिया है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, मैं वही कहता हूँ कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क है। आप जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो आप फिर परफॉर्म कर लेते हैं, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो बड़ा वाज़ेह फर्क होता है। वहां पर आपको 3-4 हल्के बॉलर नहीं मिलते, वहां एक मुकम्मल टीम होती है, उसके अगेंस्ट आप और उसका प्रेशर ही अलग होता है। तो ठीक है, पोटेंशियल है, अच्छे खिलाड़ी है, टाइम लगेगा। लेकिन ये जो रवैया है, अगर इस पे सख्ती नहीं की गई BCCI और इंडिया की तरफ से, तो ये और दिमाग खराब होगा। तो इस मौके पे आप देख लेना, इंडिया इंग्लैंड जैसे मुल्क में बेन स्टोक्स को नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता जनाब। जी। हम और आप अगर उस पे बैन लग जाए या उसको मैच के लिए मना कर दिया जाए, हम तो अब आसमान सर पे उठा देते। हम तो यहाँ पता नहीं क्या कुछ कर देते। ऐसे उनकी यहाँ टीमें बनती हैं और ऐसे कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, और मैसेज भेजते हैं आने वाले क्रिकेटर्स को, जब हमने बेन स्टोक को नहीं छोड़ा तो आप क्या चीज हैं। तभी तो उनकी क्रिकेट बेन इस स्टोक्स से सतह पे पहले और इस एंड्रू तरह से। फ्लिंटॉफ के साथ और अनिल साइमंड्स के साथ जो ऑस्ट्रेलिया ने किया वो सारे, लेकिन खैर देखते हैं कि आगे चल के ये मामला किस कवर बैठते हैं। थैंक यू सो मच। फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट से जुड़ी खबरों पे अपना तजिया दे रहे थे। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन से हाजिर होते हैं। स्टे विद फीफा वर्ल्ड कप इज ऑन। और वैसे तो दिन जो था वो D-Day था, वो D-Day ड्रॉ डे। Yeah. और किसी को जीत तो नहीं मिल सकी, लेकिन अगर मॉरली देखें तो मॉरली बहुत सारे कंट्रीज जो है जीत गए थे। तो इट वाज इजिप्ट वर्सेस बेल्जियम, और वो एक एक गोल से बराबर रहा। और मिस्र के इमाम अशूर ने ज़बरदस्त गोल किया और उन्होंने जो है वो ड्रॉ दिलवाई। इफ़ यू कैन हेयर इट एज वेल, अगर हमारे पास वो है, इफ़ यू कैन हेयर दिस गोल एज वेल, क्योंकि देयर यू गो। या
सो इजिप्ट का ड्रीम था वो पूरा तो नहीं हो सका, लेकिन ये है कि इट वाज अ 1-1 गुड ड्रॉ फॉर इजिप्ट। फिर आया सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच एंड आई लिटरली मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं से अरबी कमेंट्री में मिल जाए, है ना? अरबी कमेंट्री में वो भी सऊदीया का मैच देखना, ये मेरे एक ख्याल में फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल होना, वो किसी भी जबान में उसकी कमेंट्री हो रही हो, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जब गोल होने जा रहा होता है और जब गोल हो जाता है, वो मेरे ख्याल में सबको समझ आ रहा होता है कि क्या बात हो रही है और क्या उसको कमेंटेटर के इमोशंस हैं, आई थिंक फैंस के भी जो देख रहे होते हैं, ऑडियंस के भी जो देख रहे होते हैं। वेल, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मैच था, आई वाज सेइंग इट ऑफ द रिकॉर्ड एज वेल, ऑब्वियसली हमने ईरान का मैच देखा, बट स्पेन एंड केप वर्दे वाला मैच जो था वो मेरे लिए क्या यार, इट वाज, मैं स्पेन इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी स्टार्टिंग में, यार क्या ही होगा, लेकिन इट डिड रियली वर्ल्ड कप दैट इज वार्मिंग अप। ये उरुग्वे ने गोल किया था एंड कई मरतबा उरुग्वे ने हमले किए, लेकिन सऊदीया ने उसको डिफेंड किया। देयर यू गो, यस, लेट्स लिसन टू दिस। ये गोल किया सऊदीया की जानिब से, ये भी 1-1 ड्रॉ रहा। लेकिन उसके बाद हुआ ईरान न्यूजीलैंड का मैच, ये हम जरूर डिस्कस करना चाहेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली द फीफा वर्ल्ड कप के जहां हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अमिडस्ट ऑल द थिंग जो कि इस वक्त बनी हुई है सिचुएशन, और उसमें हम लोग यही कह रहे थे कि ईरान अमेरिका जा रहा है खेलने, पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू वन ऑफ द कमेंटेटर्स, और जो आखिर में उन्होंने कहा है जब पहला गोल हुआ है रामीन रज़ायन की जानिब से, तो कमेंटेटर ने कहा है जस्ट लिसन टू द नॉइज ऑफ लॉस एंजलिस स्टेडियम, प्लीज सुनाइए। और ईरान जो है, अगेन ईरान, सऊदीया, इजिप्ट ये तीनों जो है लीड कर रहे थे, बट देन द ओपोनेंट टीम केम बैक और उन्होंने ड्रॉ किया। ईरान ने न्यूजीलैंड को ड्रॉ किया, न्यूजीलैंड की तरफ से जस्ट 2 गोल्स किए, और लेकिन ईरान की तरफ से मोहम्मद मुहिब्बी और रामीन रज़ायन ने 2 गोल स्कोर किए। सो इट वाज अ गुड डे फॉर ईरान। सबसे अच्छे मज़े के मनाजिर ये थे कि जब ये 2-2 गोल से ड्रॉ हो गया, इसके बाद भी बिल्कुल आखिरी 94वें मिनट में स्टॉपेज टाइम पे ईरान को बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो सका। आफ्टर द मैच ईरान के प्लेयर्स जो थे वो स्टेडियम के अराउंड दे वर वॉकिंग, इट वाज नॉट अ विक्ट्री लैप, लेकिन दे वर वॉकिंग एंड दे वर सेंडिंग क्लैप्स टू द ऑडियंस। एब्सोल्युटली। और जो आप मॉरल विंस की बात कर रहे हो ना, कुछ टीम्स तो इस वर्ल्ड कप में पहली बार आई हैं, जैसे मैं केप वर्दे की बात करती, लेकिन ईरान के लिए जितने मुश्किल रहे हैं, चाहे फिर उनका वीज़ा हो, चाहे फिर उनको मैक्सिको तक जाना हो, फिर यहाँ यूएस में आना हो, दिस वाज ऑल अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, तो उनके लिए तो ये ड्रॉ भी मॉरल विन था। वेल, स्पेन के मैच की भी बात हो रही है, कल आई वुड से वजीर जो उनके गोलकीपर हैं, जितने उन्होंने केप गोलकीपर ने गोल बचाए हैं, इट वाज अ 10 स्टार परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम एज वेल। यस, और बहुत नजदीक आए, स्पेन बार बार हमला करता रहा, बट यहाँ पे अगर कहना पड़ेगा कल के पूरे दिन में तमाम तर ड्रॉज में से अगर आप किसी को विक्ट्री देना चाहेंगे तो केप वर्दे को देंगे, और जिस तरीके से ड्रॉ करने के बाद वो खुशी को देंगे वजीरों को, जो खुशियां हैं उनकी, दैट इज टू द टॉप। तो चलिए, इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, और आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्राजील ने ड्रॉ किया हुआ है, बड़ी बड़ी टीम्स ने ड्रॉ किया हुआ है, तो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। वहाँ तो फुटबॉल की हमने बात कर ली है, लेकिन यहाँ पे जो है आवाम को फुटबॉल बनाया हुआ है एलपीजी के मैदान में। एलपीजी की कीमतों में मनमाना इजाफा किया जा रहा है, कई दुकानदार आवाम से ज़ायद नर्ख वसूल कर रहे हैं, चाहे पेशावर हो या फिर दीगर शहर हो पंजाब के, हर जगह पे एलपीजी की कीमतें मनमानी कीमतें। बिल्कुल, ज़िले की इंतजामिया ने क्रैकडाउन करते हुए 67 दुकानदारों को तो गिरफ्तार किया है, 53 दुकानें सील भी हुई हैं। शहर भर में एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ इस वक्त क्रैकडाउन किया जा रहा है, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन बात यह है कि कोई आपको अमली पॉलिसी क्यों नहीं नजर आती जहाँ पर हमें पता हो, दुकानदारों को ये डर हो कि मनमाना इजाफा अगर वो करेंगे तो उसके पीछे सख्त कार्रवाइयाँ उनका वेट कर रहे हैं। ऐसा आमतौर पर नहीं होता, और जो आवाम लुट चुके होते हैं उनके जो पैसा उन्होंने खर्च कर दिया है उसका भी अजाला। जरा लाहौर का पहले रुख करते हैं, जाफर मेरियार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जाफर, बताइए लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में आजकल एलपीजी का जो है बड़ा शोर मचा हुआ है। महंगी हो गई है कि हर कोई सरापा एहतजाज है। घरेलू सार्फिन की बात करें तो वो परेशान है, अगर रिक्शा ड्राइवरों से बात करें तो वो परेशान है, क्योंकि एलपीजी महंगी होती है तो हर कोई परेशान होता है। मैं इस वक्त एलपीजी की दुकान पे मौजूद हूँ, मैं रिक्शा ड्राइवर से पूछेंगे कि वो क्या
जी सर, कोई एक रेट नहीं है। 650, 600, 650 से मिल रही है गैस। कोई इनका कोई एक रेट नहीं है। 650 मिल रही है, 600 मिल रही है, कम से कम 550 रुपये मिल रही है। इनका अपना रेट है, कोई सरकारी रेट का कोई पता नहीं है। सरकारी रेट 310 है, किधर कोई भी नहीं दे रहा। 650, 600, 550 यही गैस मिल रही है। आपने इनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि मतलब डबल से भी कई गुना ज़्यादा 310 रुपये सरकारी रेट है ज़्यादा। एक और मेरे साथ कस्टमर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे कि सुना है बहुत महंगी हो गई एलपीजी। ये गैस इस टाइम तो गैस वो गरीब आदमी के जो हिम्मत से बाहर है। 310 रुपये रेट है। कोई रीति से हुकूमत की कोई रीति कोई नहीं है। कोई किसको पकड़ सकता। सड़कें बनाने का शौक़ है और कोई चीज़ नहीं है। गरीब आदमी मर रहा है, कोई परवाह नहीं है उसको। अब आप साल 310 रुपये रेट 600 रुपये किलो वसूल कर रहे हैं। आपने बात सुनी, बुजुर्ग शहरी थे वो आए हैं, वो भी परेशान है और कहते हैं रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दुकानदार से भी बात करेंगे, बताइएगा कि एलपीजी का क्या रेट है, किस तरह मिल रही है। 550 रुपये का किलो। 550 तो महंगी नहीं मिल रही। ये ऊपर से महंगा आ रहा है ना। हम तो सरकार से नहीं लेना है, अभी हम भी 310 रुपये रेट लगाने हैं। अभी 24,000 रुपये में सप्लाई हो गया। गैस इतना महंगा है। जी, हमने दुकान की बात सुनी, उनका यही कहना था कि गैस बड़ी महंगी है, तो जो 550 रेट है। लेकिन जब हम लोगों से बात सुनी, सार्फिन का यही कहना था तो कि 310 की बजाय अगर 600, 550, पौने 600 तक मिल रही है। लेकिन ये आपको बात बताता चलूँ कि इस वक्त सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में बात है कि क्रैकडाउन बाद में, लेकिन पहले कोई हिकमत अमली क्यों नजर नहीं आती, मनमाना इजाफा क्यों देखने मिलता है। जाफर बिन यार, बहुत शुक्रिया। कराची का रुख भी कर लेते हैं। साद गुजर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कई जगह पे गए, उन्होंने ना सिर्फ दुकानदारों से, लोगों से बात की और क्या कहना है लोगों का आपको सुनाते हैं। देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ एलपीजी एक होलसेल की दुकान के बाहर और आप देख सकते हैं कि मेरे पसे पुश्त आपको नज़र आ रहा होगा कि एक फिल्म जो है वो शहरियों की लग गई है। सुबह के वक्त ये लंबी कतारें इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि शहरियों के घरों के अंदर जो है वो गैस मौजूद नहीं है। जो कारोबारी तबका है उनके पास गैस मौजूद नहीं है। जो रक्षा चलाने वाले, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके पास भी गैस मौजूद नहीं है। और एलपीजी की जो इस वक्त कीमत है वो मनमानी कीमत अपने हिसाब से जो है वो बेचा जा रहा है। कहीं पर 480, कहीं पर 460, कहीं पर 500। रोज़ाना के मामूल के मुताबिक जो है ये कीमत चेंज हो जाती है। जैसे सोने के भाव तो ऊपर नीचे होते हैं, वैसे हम देख रहे हैं कि गैस की कीमत भी ऊपर नीचे होती है। हमारे से एक पहले भाई भी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई ये बताइएगा, इधर आ जाए, ये बताइएगा कि क्या हिसाब किताब चल रहा है अभी यहाँ पर। 460 भी है, 480 भी है, कहीं 440 भी है, सब के अपने रेट है। यहाँ पर आकर लाइनों में लगना, ये अगर गैस आ जाए तो इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़े, इतनी मजबूरी है। बिल्कुल नहीं पड़ेगी ज़रूरत, अगर गैस आ जाए तो। सही कह रहा है ना, देखो ना कैसे लाइन लगी हुई है। कोई फ़ायदा तो नहीं है हुकूमत का, क्या फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। देखिए, मैं आपको मज़ीद अंदर भी लेके चलता हूँ और आपको मज़ीद दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल है। हमारे साथ और भी यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल सलाम अलैकुम। अंकल ये बताइएगा अभी यहाँ पर क्या रेट चल रहा है गैस का, एलपीजी का, और रेट जो है वो बढ़ाए चले जाते हैं। अब हर नए दिन एक नया रेट जो है वो सामने आता है। हर दुकानदार अपनी मर्ज़ी से जो है वो एलपीजी इस वक्त बेच रहा है। क्या कहना चाहते हैं। बस कुछ नहीं कह सकते, हुकूमत की मेहरबानी बस खत्म, और कुछ भी नहीं। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले आपने देखा होगा, उस वक्त कभी गैस की परेशानी हुई है आपको। नहीं हुई ना, यही तो कह रहे हैं, हुकूमत की मेहरबानी है सारी, गवर्नमेंट का सारा सिस्टम है। कोई उम्मीद है, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हो सकता है कि कोई आपकी सुनवाई हो जाए, कोई बात आपकी आवाज़ पहुंच जाए ऊपर तक, हुकाम बाला तक। कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन नाज़रीन, ये सीनियर सिटीज़न है, बुज़ुर्ग शहरी हैं जो हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि हम हुकाम बाला से गुजारिश करने का अब हमारा दिल भी नहीं करता, क्योंकि ये वो बुनियादी हक़ है गैस, जो कि मिलना हर घर पे जो है वो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि हर घर पे पहुंचाया जाए, उनका बुनियादी हक़। लेकिन जब गैस घरों पे मौजूद नहीं होती तो शहरी परेशान होकर घरों से निकलते हैं और इस तरीके से लाइंस में लगकर उनको जो है ये गैस ख़रीदनी पड़ती है, सिलेंडर में भरकर फिर अपने घर में रखते हैं। ये बहुत ख़तरनाक भी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चाहे वो रक्शे वाली सवारियाँ हों, चाहे वो घरों के अंदर हो या कमर्शियल किसी दुकान के अंदर हो, गैस सिलेंडर जो है वो एक ख़तरनाक जो है वो समझा जाता है। कई जगहों पर इससे जो है वो माजी के अंदर बहुत सारे ऐसे हादसा भी देखने को सामने आए। और एक तरफ तो आप ये कीमत तो मैं बता रहे थे, जो आपने आखिर में बात की माजी में हादसात वाला मामला, ये तो एक और इसके ऊपर मरे पे 100 दुर्रे वाली बात है कि एक तो महंगी मिलती है, ऊपर से जाली मिलती हैं। तो ये तो मामलात हैं सारे और इसको हमने कवर भी किया। थैंक यू सो मच साद, हमारे साथ मौजूद से जाफ़र बिन यार लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे हुकूमती इक़दामात की। थोड़ा सा आगे चल के मज़ीद अगर बात करें तो हुकूमत अपनी कोशिश तो कर रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में आलूदगी है,
लेकिन पंजाब हुकूमत में जब स्मॉग वाला मामला आता है तो पंजाब हुकूमत कोशिश करती है अपने तरीके से उसको कर्ब करने की। अब एक नया इकदाम शुरू किया है, वैसे तो ये वेस्टर्न यूरोप में लॉन्च हो चुका है, द लिक्विड ट्री थिंग। अब ये लिक्विड ट्री क्या है सादिया, व्हाट इज दैट? एब्सोल्युटली, ये मंसूबा जदीद टेक्नोलॉजी की मिसाल है और इसका मकसद एक्चुअली लुब्बे लुबाब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अब लाहौर में और पूरे पंजाब में अक्सर इधर पे करता है, हाँ, लेकिन फिर असली दरख्त कहाँ है और हम इतना महंगा ये लिक्विड ट्री क्यों लगा रहे हैं, ये एक अलग सवाल है। बहरहाल अब इस सवाल का भी जवाब लेना होगा और ये है कि ये जो दरख्त हम यहाँ पर लगा रहे हैं, इसको यहाँ पर असेंबल करना, फिक्स करना, ये लाहौर में किस हद तक आलूदगी को वाकई कम कर सकेगा और क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, यानी इतना खर्चा करके क्या हम उतनी अच्छी ऑक्सीजन लोगों को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इस सब पे बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर मौजूद हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी नज़र से अभी ये खबर गुजरी होगी, आपने लिक्विड ट्री का कॉन्सेप्ट भी पहले देखा होगा, तो माई इनिशियल क्वेश्चन इज़ के वाई लिक्विड ट्री इन लाहौर? ये कोई सब सहारन डेजर्ट तो नहीं है ना जहाँ पे हम दरख्त उगा ही नहीं सकते? पिछले 20-25 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड निकाले तो 50% से ज़ायद वेजिटेशन, जिसमें कि दरख्त भी आते हैं, फूल, बेल बूटे, ये सब आते हैं, वो लाहौर से कम हुई है तरक्याती मामलात के नाम पे। तो क्या लाहौर में सारी जगह ख़त्म हो गई है कि हम दरख्त लगा ही नहीं सकते? जी देखिए, जहाँ तक सवाल है कि लाहौर में क्या जगह नहीं बची है कि हम दरख्त ना लगा सकें, तो ऐसा नहीं है। अभी भी लाहौर में काफ़ी जगह हैं जहाँ पर जो है वो दरख्त लगाए जा सकते हैं, जो नेचुरल दरख्त जिनकी हम बात कर रहे हैं, इंडिजिनस ट्रीज जिनको हम बोलते हैं, लगाए जा सकते हैं। लेकिन लिक्विड ट्री ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो लाहौर जो अर्बन एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पर जो सेंट्रल लाहौर भी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ इस कदर एक्सपेंड कर गई हैं और लोगों के घर इतने ज़्यादा बने हुए हैं और रोड्स बनी हुई हैं कि आपको बड़ा कम मैं तो कहती हूँ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में आपको ग्रीन कवर देखने को मिलता ही नहीं है। आपको 99% जो है वो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर ना प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने जो है वो ग्रीन कवर छोड़ा, ना ही जो हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स उस वक्त थे उन्होंने इस पर कोई इम्प्लीमेंट करवाया जिसमें 5 से 7% आपका ग्रीन कवर होना चाहिए, वो नहीं रहा है। तो ऐसे में जो कुछ ममालिक हैं जैसे कतर, यूरोप, इवन इंडिया, उन्होंने ये जो ग्रीन ट्री या जिसको लिक्विड ट्री भी इसको बोलते हैं, इस जैसे प्रोजेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। और उसमें बेसिकली होता ये है कि अर्बन स्पेसेस, शहरी इलाके जो जहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है वो माइक्रो एल्जी आपकी एक होती है। ये समझें कि जैसे समुद्रों में जो है वो फाइटोप्लैंक्टन जिसको बोलते हैं, माइक्रो एल्जी जिसको बोलते हैं, समुद्रों में जो वो काम कर रही होती है, उसी एल्जी को आप जो है वो शहरों में जो है वो उसका सेटअप लगाते हैं जिसमें वो सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करते हुए आपकी ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है बल्कि आपके जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से स्मॉग इश्यूज होते हैं, आपके हेल्थ क्राइसिस होते हैं, और पार्टिकुलेट मैटर 10, 2 तरह के जो साइजेस होते हैं उसको भी वो कैप्चर करती है। तो जो अभी तक दुनिया में जो इसको इम्प्लीमेंट इन प्रोजेक्ट्स को किया गया है उसमें तकरीबन आप देखें कि 2 से 3.5 kg जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो कैप्चर करती है। और ये एट द एंड जो आपका एक कॉम्पैक्ट किस्म का ज़्यादा एब्जॉर्ब करके जो बनता है मटेरियल एंड में, उसको जो है वो आप ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पर। तो अर्बन सेटिंग्स में जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, वहाँ पर ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन if you allow me, मरियम, ये इस बायो रिएक्टर का फिर बेसिक जो थीम है वो है कार्बन सेक्वेस्टरिंग। दैट्स वन थिंग, ऑलराइट। कार्बन सेक्वेस्टरिंग कर कहाँ रहा है, यानी कि जज्ब कर कहाँ रहा है ये? क्योंकि एक आम दरख्त वो कार्बन को खींच के हवा से ज़मीन में जज्ब करता है और कार्बन फ्यूल है ज़मीन का, जिसके बाद फिर वो ज़मीन मज़ीद ज़रखेज़ होती है। तो एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, फिर अर्बन फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट तो मर गया। जी एब्सोल्युटली, आप देखें कि जो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पानी डब्बा है, उसमें पानी है और उसमें माइक्रो एल्जी है।
माइक्रो एलजी जो है वो आपकी जैसा कि मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 जो है वो एब्जॉर्ब करती है, और साथ ही साथ ये जो आपकी गाड़ियों के टायर से वेयर एंड टेयर होता है, इससे जो हैवी मेटल्स रिलीज होती हैं वो भी आपकी एब्जॉर्ब करती हैं। तो वो एक कॉम्पैक्ट किस्म की जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी कि सनलाइट उसको पड़ती है, जो ग्रीन माइक्रो एलजी है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो करती है, और उसमें आपका एक कॉम्पैक्ट किस्म का जो है वो उस डब्बे के अंदर जो है वो प्रोसेस के थ्रू एक कॉम्पैक्ट किस्म का ईंधन समझे कि एक तरह का आपके लिए तैयार हो जाता है, जिसको आप मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ऑफ कोर्स ये एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है जिसमें आप बेशक जो है वो फाइटोप्लैंक्टन को यूज़ करें, माइक्रो एल्गी को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी मुतबादिल नहीं हो सकता आपके जो दरख्त होते हैं उससे, क्योंकि मैं ये बताती चलूँ कि उससे होता ये है कि आप देखेंगे जो आपका नेचुरल एक दरख्त होता है, जो इंडिजिनस दरख्त होता है, वो आपके इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कई दफ़ा बात की कि कुदरती दरख्त जो होता है वो आपकी तितलियाँ लाएगा, जुगनू लाएगा, आपके जो पौधे होते हैं कुदरती वो आपके हनी बीज को लाएंगे। एक पूरा इकोसिस्टम जो सपोर्ट एक कुदरती दरख्त करता है वो आपका ये बायोरिएक्टर की फॉर्म में, जो इसमें जो एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे इस प्रोजेक्ट को किया जाता है माइक्रो एल्गी के थ्रू, वो आपका इकोसिस्टम उस तरह से जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बहरहाल ये जो अभी तक जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट किया गया उससे ये ज़रूर फ़ायदा होता है कि अर्बन सेटिंग में आपके एटलीस्ट जो आपके पोल्यूटेंट्स हैं वो आपकी किसी हद तक जो है वो कम करने में मददगार साबित होता है। राइट। अब मेरा सवाल एक ये भी है कि जो पोल्यूटेंट है आप कम कर देंगे, लेकिन जो पोल्यूटेंट निकल रहा है उसको कम करने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? कहने का मकसद ये है कि आप आप इलाज करने जा रहे हैं लेकिन आप प्रिकॉशंस की तरफ नहीं जा रहे हैं। अभी आपने अर्बनाइजेशन की बात की, पिछले साल जो सैलाब आया था हमने देखा, इवन अगर चलें आप लाहौर की ही बात कर लेते हैं, रावी के अक्रॉस जो सोसाइटीज़ बनती चली जा रही हैं, आप रावी को काटते चले जा रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ कभी पानी नहीं आएगा, उसके लिए हम क्या इकदाम कर रहे हैं? वहाँ पर हम क्या वेजिटेशन ट्रीज़ को वो जगह दे सकते थे? आई मीन सिर्फ लाहौर में एक ट्री लगाने से तो मसला नहीं सही हो जाएगा, आप पूरे पंजाब को मज़ीद ग्रीनर करने के लिए क्या कर रहे हैं? सो आई थिंक क्या वो फोकस नज़र आता है कि हम पहले प्रिकॉशंस कर लें और उसके बाद इलाज की तरफ भी चले जाएं? जी, अगर पर्टिकुलरली सिर्फ आप पंजाब की बात करें तो ये जो अभी करंट लीडरशिप है ये काफ़ी बेहतर काम कर रही है। आपको सारे प्रोविंसेस से कंपेयर करें, इवन फेडरल लेवल से आप कंपेयर करें तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिशिएटिव जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ले रही है। ये जहाँ पर उनका क्रेडिट बनता है, आई थिंक आई गिव दैट, क्योंकि मैंने एज इन्वायरमेंटलिस्ट इन इशूज़ पे जो है वो 1 दहाई से ऊपर हो गया काम करते हुए, किसी गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया जितना करंट जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। ऑफकोर्स उसमें कुछ आपकी गलतियाँ भी होंगी, कुछ आपके इक़दामात ऐसे होंगे जो 100% परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट कोशिश है। जो अर्बन प्लानिंग का प्रॉब्लम है, आप देखें कि बहुत सारे हमारे इश्यूज जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हमारे पाकिस्तान में हैं वो आपके बैड गवर्नेंस की वजह से हैं। आपकी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं है तो भी आपके होते हैं, आपके जो पॉलिसीज हैं उसमें लीड कैप्चर जो आपको नजर आता है उसकी वजह से भी आपके ये इश्यूज होते हैं। और ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, खासतौर पर हम सिर्फ लाहौर की अगर बात करें तो LDA ने कोई खास रोल अपना प्ले किया नहीं है। आप देखें कि पिछले 20 सालों की अगर हम सिर्फ बात कर लें या 30 सालों की बात कर लें, पंजाब एक ऐसा एरिया होता था जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती, ज़राअत पूरे मुल्क की आपकी मेजर पोर्शन आपका वहाँ पर डिपेंडेंट पंजाब के ऊपर होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने ये देखा कि आपकी जो माइग्रेशन है, जो क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन है, उसकी वजह से होता ये है कि लोग शहरों की तरफ ज़्यादातर मूव करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको हेल्थ केयर एक्सेस है, आपके वहाँ पर बाकी फैसिलिटीज़ हैं, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं, तो आपके शहरों के ऊपर बर्डन बढ़ता है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन बढ़ता है, और उसी चीज़ को कैश करती हैं आपके प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, क्योंकि लोगों को घर चाहिए होता है, उनको जगह रहने के लिए चाहिए होती हैं, तो ग्रीन कवर वक्त के साथ साथ जो है वो रिमूव होता गया। आप ये देखें कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो कि एक लीगली एक डॉक्यूमेंट है ज़रूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का या किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का, तो वो उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होकर रह गया हुआ था। लेकिन करंट गवर्नमेंट पंजाब में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो चीज़ें आपकी हो गई हुई हैं वो उनको आप रिवर्स तो नहीं कर सकते। आप प्राइवेट हाउसिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन हम उस पर इक़दामात को फिर हम जज करते हैं कि जो हमने ख़तरनाक काम किए हैं कि हम दोबारा करने जा रहे हैं ना। हमने काफ़ी इस पर तनकीद की है। लेट्स मूव ऑन टू द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, और वो ये है कि ये जो 10 से 50 टाइम्स मोर एफिशिएंट है अगेन कार्बन
को एब्जॉर्ब करने में। देन कहा यह भी जाता है कि एक जो सिंगल 600 लीटर का यूनिट है इस लिक्विड ट्री का, वो दो मैच्योर दरख्तों से ज़्यादा कार्बन जो है उसको माहौल को ठीक करता है, कार्बन को सेक्वेस्टर करता है। माई क्वेश्चन इज़ व्हाट्स नेक्स्ट देन? लिक्विड फ्रूट, लिक्विड वेजिटेबल, हम बजाय अगेन, और उसकी कॉस्ट पे तो हमने बात नहीं की है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे ऑलरेडी बड़े मामलात हैं फाइनेंसेस को लेके, एक यूनिट बनता है 7 से 10 लाख में, फिर उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी उतनी होती है। एक दरख्त लगाने की कॉस्ट पता नहीं, मुझे क्यों लग रहा है कि शायद हज़ारों में भी नहीं है। सो अगेन हमने जो ख़राबी कर ली है वो तो कर ली है, बट क्या हम मज़ीद ख़राबियाँ करने जा रहे हैं इसीलिए ये चीज़ ला रहे हैं? इज़ इट जस्ट फॉर द ऑप्टिक्स या फिर वाकई इसके पीछे नीयत अच्छी है? देखिए, जहाँ तक बात है कि जहाँ पर मुख्तलिफ दुनिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, वहाँ पर तो इसके पॉजिटिव जो है वो असरात आपको मिले हैं, क्योंकि इवन उसका जो बाय प्रोडक्ट है, आपकी जो एब्जॉर्प्शन होगी उसमें पोल्यूटेंट की, वो आपका भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपका फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है और होता है। तो उससे ज़ाया तो आपका कुछ नहीं होगा, हाँ पैसा ज़रूर आपका ज़ाया होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इको सिस्टम जो पूरे को एक कुदरती तौर पर दरख्त सपोर्ट करता है जिस तरह से, उस तरह का रोल तो इस बायो रिएक्टर का या लिक्विड ट्री का नहीं होगा। बहरहाल ऑफ कोर्स आपके जो ज़्यादा ध्यान है वो और एफर्ट्स जो हैं वो इसी चीज़ पे होनी चाहिए कि जो कुदरती आपके दरख्त हैं वो आपका ज़्यादा चीप ज़रिया होता है। आपका नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वो आपका सबसे सस्ता तरीन ज़रिया होता है और आपकी इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, आपकी स्पीशीज़ को जो है वो वापस लाता है आपकी जो कि मरीम वक्त के साहबा, साथ मैं साथ आपकी। आखिर में सिर्फ ये कह सकता हूँ, इट्स अ मॉडर्न एयर प्योरीफायर। जी हाँ, बिल्कुल मॉडर्न एयर थैंक प्योरीफायर यू। है जिसके फायदे भी हैं और नुकसानात भी अपनी नुकसान जगह भी हैं, है, जो कि कुदरती दरख्त को रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, ना इस पे तितलियाँ बैठेंगी ना ये फल दे सकते। थैंक यू सो मच। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं और इस हम मामले में गुफ्तगू कर रही थी। हर टेक्नोलॉजी जो है वो अपने साथ अपनी पॉजिटिविटी लेके आती है, लेकिन हमने देखना है कि हम जिसको रिप्लेस कर रहे हैं उसकी वर्थ क्या है और उसकी वर्थ क्या है। एक ब्रेक लेने दोबारा हाजिर हुए। स्टे विद अस। हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे अयाम जो हैं बड़े ज़रूरी होते हैं आप तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। वैसे तो हम बहुत सारे वर्ल्ड डेज़ की बात करते रहते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वर्ल्ड सी टर्टल डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इतनी बायोडाइवर्सिटी है और उसमें हमारे पास जो टर्टल्स हैं वो सी टर्टल भी हैं, इसके अलावा ग्रीन टर्टल भी हैं, दरियाए कछुए भी हैं। लेकिन अब ये क्यों ज़रूरी हैं? सबसे पहली तो चीज़ ये, इनका समंदर की बायोडाइवर्सिटी में क्या काम है? वैसे तो ये दिन जो है मारूफ साइंसदान डॉक्टर आर्ची केयर के यौम पैदाइश की मुनासबत से मनाया जाता है, जिन्हें सी टर्टल बायोलॉजी का बानी कहा जाता है। अब इस दिन का मकसद है समंदरी कछुओं की बका और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आलमी सतह पर आगाही पैदा करना। जस्ट टेलिंग वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस सादिया, सीन जापानीज़ स्टूडेंट्स हेयर कमिंग इन कराची हॉक्स बे, और यहाँ पे कंजर्वेशन सेंटर है, मरीन कंजर्वेशन सेंटर, वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया इनको, इन टर्टल्स को देखने के लिए। और अब तो बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे हट्स बन गए हैं एंड ऑल। आई हैव सीन वीडियोस जहाँ पे जो सीज़न होता है कछुओं का, जब वो आते हैं यहाँ पे एग लेइंग करने, करते हैं और उसके बाद वो रात में एग ले करते हैं। अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है रात में, कोई शोर शराबा, कोई तेज़ लाउड म्यूज़िक, तो वो बेचारियाँ एग ले करते हुए दे आर गोइंग बैक इतनी तकलीफ़ से। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम रखते नहीं हैं। राइट। और मेरे ख्याल में एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमारे सब में ज़रूर होनी कि टर्टल और सी टर्टल, ख़ास करके वो लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, यानी इस पट्टी पर रहते हैं, कराची के आगे वाली पट्टी पर, उनको क्या ख्याल करना चाहिए, किस तरह से वो इस कंजर्वेशन में मददगार साबित हो सकते हैं, बजाय इसके कि वो इस सिस्टम को ख़राब करें। अदनान हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं समंदरी हयात के लिए। अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे ज़रूरी ये है कि पहले तो हम ये समझें कि समंदरी जो टर्टल है उसका दिन मनाने का मकसद क्या होता है, वो लोग जो कि कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनकी ज़िंदगी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन टर्टल्स की कंजर्वेशन के लिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपको आज हमें वक्त देने का, और इस इम्पॉर्टेंट मौके पे 16 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड टर्टल डे, सी टर्टल डे मनाया जाता है, ताकि जो समुद्री कछुए हैं उनकी जो इन्वायरमेंट में खिदमात हैं उनका एतराफ़ किया जा सके, उनकी
जो ज़रूरत है समंदरी निज़ाम के अंदर, जो एनवायरनमेंट है, जो लाइफ साइकिल है, उसमें उनकी खिदमात का एतराफ़ को करने के लिए और उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए वर्ल्ड सी टर्टल डे मनाया जाता है। पाकिस्तान में मरीन टर्टल की 5 स्पीशीज़ इस वक्त तक रिकॉर्डेड हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो नेस्टिंग स्पीशी है, जो साहिलों पे आके पाकिस्तान के साहिलों पे एग लेइंग करती है, अफज़ाइश नस्ल करती है, उसमें ग्रीन टर्टल और ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं। इसके अलावा हॉक्सबिल टर्टल हैं, लेदर बैक है और लॉगर हेड टर्टल है। तो ये 5 स्पीशीज पाकिस्तान में पाई जाती हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो समंदरी जो मछेरे होते हैं, माहीगीर होते हैं, उनके अंदर भी आगाही पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि मरीन टर्टल, समंदरी कछुए जो हैं, वो किस तरह से इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए इस अहमियत को समझते हुए सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान का पहला मरीन वाइल्ड लाइफ डिवीज़न जो है वो क्रिएट किया है, जो इस साल से ऑपरेटिव हुआ है। और उसका जो मेन पोर्शन है वो जो समुद्री आबी हयात है उनका उनके माहौल का तहफ़्फ़ुज़, उन जानवरों की जो नस्ल है उनका तहफ़्फ़ुज़ और ख़ास तौर पे मरीन टर्टल्स का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। जो मरीन टर्टल्स की एजुकेशन अवेयरनेस के हवाले से सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में आपको बताता चलूँ कि 1972 से काविशें कर रहा है। 1972 में सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान में पहला डिपार्टमेंट बना जिसने समुद्री कछुओं को और समुद्री आबी हयात को अपने कावानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया। इसके बाद पाकिस्तान में मरीन टर्टल का जो नेस्टिंग प्रोग्राम है, जो उनका कंजर्वेशन प्रोग्राम है, वो दुनिया में सबसे पुराना प्रोग्राम है, जो 1976 में स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कामयाबी के साथ जारी हो सारी है। अगर अदनान साहब आप मुझे इसमें बता सकें कि ख़तरात जो हैं वो क्या क्या लाहक हैं। हम वो समंदरी पोल्यूशन, प्लास्टिक, उस पर तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन एक तो आपके गोश्त नेट्स हो गए, चलें उसको भी हम मछेरों की अवेयरनेस के लिए कि आप उनके जुवेनाइल्स को ख़तरा ना हो तो आप इस तरह के नेट्स इस्तेमाल करें कि जो जुवेनाइल्स उनमें से गुजर जाएं। लेकिन एक तो दो बड़े अवामिल, एक तो जो हमारी कोस्टल लाइन है, अब जाहिर सी बात है कोस्टल टूरिज़्म भी वक्त की ज़रूरत है, लेकिन हम उसको इसकी कंजर्वेशन के साथ कैसे लेके चलें। उन जगहों पे हट्स ना बनने दिए जाएं जहाँ पे ये एग लेइंग करने आते हैं, क्योंकि आई हैव सीन जिस तरीके से आप लोग करते हैं कि वो वहाँ पे जानवरों से, बाकी कुत्ते बिल्लियों से इनके अंडों को छुपाने के लिए नेटिंग करते हैं। ऑल्सो दैट्स वन थिंग। और सबसे आखिरी चीज़ है द स्मगलिंग। कराची शहर में आप निकल जाएँ, आपको मुख्तलिफ ठेलों पर ये मिलने लगेगा और लोग अपनी इंफॉर्मेशन क्योंकि नहीं होती तो वो ले जाते हैं ना। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सी टर्टल एंड अ फ्रेश वाटर टर्टल। वो सी टर्टल बेच रहे होते हैं, ले तो जाते हैं, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसके खिलाफ आप लोग क्या कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने एक पॉइंट जो है वो बताया है। और ये इस तरह की शिकायत उमूमी तौर पे आती हैं कि ठेलों पे या बंस रोड के इलाकों में या इवन लालू केस की मार्केट में समुद्री कछुओं के बच्चे बिक रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो अपना जो लॉ इन्फोर्समेंट का अमला है उनको तैनात करता है। हम बड़ी स्ट्रिक्ट वॉच रखते हैं, लेकिन आपको पता है कि वसाइल बहरहाल अपनी जगह पे कुछ शॉर्टेज है और समंदर जो है वो साहिली पट्टी काफ़ी बड़ी है और जो कछुए समंदर पे एगलिंग करते हैं वो मुख्तलिफ मकामात पे करते हैं। तो जितनी मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है वो की जाती है। और कभी कभी इस तरह के इंसिडेंट वाकई हो जाते हैं जिसका फौरी तौर पर तदारुक किया जाता है। उन बच्चों को वो कस्टडी में लेके और फिर उनको रिहेबिलिटेट करके समंदर में वापस रिलीज किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में 8 स्पीशीज़ जो हैं वो फ्रेश वाटर टर्टल्स की भी मिलती हैं। और जो नॉर्मली जो एक्वेरियम्स पे बच्चे बिक रहे होते हैं या टर्टल, वो रेड ईयर टर्टल्स होते हैं जो थाईलैंड की स्पीशी है, जो वहाँ से इम्पोर्ट होते हैं और फिर वो लोग एक्वेरियम में रखते हैं। हालांकि वो भी टर्टल्स जो हैं वो अब नए क़वानीन के तहत उनकी खरीदो फरोख्त पे भी पाबंदी है, लेकिन चूंकि उनकी इम्पोर्ट जो है वो फेडरल इशू है
तो वो उसके ऊपर फेडरल कवानीन लागू होते हैं। सबसे बड़ा जो इस वक्त समुद्री कछुओं को इस वक्त उनकी जो नेस्टिंग, जो उनकी जनरेशन बढ़ने का या नस्ल बढ़ने के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो इस वक्त हॉक्स बे और सैनस्पिट के जो साहिल हैं वहाँ पे बेतहाशा कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से पहले बड़े कंट्रोल कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी, बहुत छोटे हट्स बनते थे, अप्रॉक्स 100 फीट के 100 स्क्वायर फीट के होते थे, और उसमें भी उनका जो एक्सेस वे होता था वो कच्चा होता था। राइट। अब लोगों ने जो है वो 2-2 हज़ार गज के ऊपर उनको जगह मिल गई है, ज़मीनें अलॉट हो गई है। वहाँ पे उनकी जो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो उनका नेस्टिंग हैबिटेट है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। अच्छा अदनान साहब, ये तो अब इस जो वक्त मामला सबसे है बड़ा ये खतरा आप वहाँ लोगों की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली इदारे कम्युनिकेशन से और बातचीत से अपने काम को बेहतर बनाते हैं। क्या इस मसले को, ये जो आपने बताया कि हॉक्स बे हो गया, सैंडस्पिट हो गया, यहाँ पर बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बन रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि एक बिजनेस है ये ऑब्वियसली, अब उसके लिए क्या बात होती है आपकी, ख़ास करके हुकूमती ओहदेदारान से भी, क्या कंस्ट्रक्शन अथॉरिटीज़ से भी आपकी बात होती है कि यहाँ पर ये जो आप आज़ादी दे रहे हैं ये इन कछुओं की कंजर्वेशन के लिए किस हद तक नुकसानदेह है, और उनका क्या जवाब है इस पर? ये इसके ऊपर हमने मामला अभी टेकअप किया है। पहले भी हमारी केएमसी के साथ बात हुई है। पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी, उनका लोकल लैंड डिपार्टमेंट था। अब जो है वो मामला टेकअप किया गया है। इस पे चेयरमैन साहब विजिट कर चुके हैं मरीन टर्टल लेबॉर्ट्री का हॉक्स बे पे, जो टर्टल नेस्टिंग साइट है, वहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी विजिट किया है, और उनकी और मोहतरमा बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन है। उनका बहुत अपना पर्सनल बड़ा इंटरेस्ट रहा है कि मरीन टर्टल्स की कंजर्वेशन के हवाले से। तो ये मामला हमने टेकअप किया है केएमसी के साथ कि ये जो आपने इतने बड़े बड़े हट लोगों को अलॉट कर दिए हैं, या कम से कम हट के अलावा जो एक्सेस वे हैं, ये जो आगे का इलाका है जो उनका नेस्टिंग ग्राउंड है, इसका जो एरिया है वो क्लियर कराया जाए। इस पर बातचीत चल रही है, और इंशाल्लाह ताला जल्द हम इसमें कोई अच्छे नताइज भी हासिल करेंगे, और वो इंशाल्लाह मरीन टर्टल्स की कंजर्वेशन पे अहम संग मील भी साबित होगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि इन कोशिशें का कोई हल हमें नजर आए, रंग लेकर आए कोशिशें, और हम हमारे यहाँ जो किस्में पाई जाती हैं उन कंजर्व कर सके। बहुत शुक्रिया अदनान साहब आपके वक्त के लिए। चलिए, जाने से पहले आपको ये बताएं कि पंजाब असम्बली में आज माली साल 2026-27 का बजट जो है वो पेश किया जाएगा, और दोपहर में ये पेश किया जाएगा। उससे पहले इजलास भी होगा। इसके साथ साथ मजमूई हजम जो है वो 5,131 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट में एक जानिब तो सेहत, तालीम, नौजवानों और किसानों के लिए नए मनसूबों का ऐलान मुतवक्के है, दूसरी जानिब तरक्याती बजट में नुमाया कमी भी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई। बिल्कुल, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 752 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन निस्फ बनता है, और अपोजिशन की नज़र तरक्याती अखराजात में कमी और फंड्स की तरजीहात पर मरकूज़ हैं, जबकि हुकूमत से अवामी फलाह और तरक्की का बजट करार दे रही है। अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा बोल न्यूज़। अफजाल, सबसे ज़्यादा बजट हम देखते हैं हमेशा से एलोकेट किया जाता है पंजाब को। इस बार एनएफसी के कुछ मसाइल हैं जो वहाँ पर भी हमें नज़र आएंगे, तो इस दफ़ा का बजट अवाम दोस्त किस हद तक होने जा रहा है? क्या एक्सपेक्टेशंस है अवाम की? जी बिल्कुल सादिया, देखिए पंजाब का जो बजट है 5,131 अरब रुपए का, वो आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। जो बजट सेशन है उसका टाइम 2 बजे का रखा गया है। तरक्याती बजट आपको की पंजाब के जो तरक्याती बजट है उसमें 47% की जो है वो कटौती की, और इसके साथ साथ जो सूबाई वज़ीर खजाना है उन्होंने कहा है कि पंजाब का जो इस बार का बजट होगा वो टैक्स फ्री बजट होगा, यानी कोई जो नया टैक्स है वो आय नहीं किया जाएगा। जो ऑलरेडी टैक्स कंटिन्यू है वो साथ रहेंगे बजट में, और इसके साथ साथ जो तालीम है, सेहत है, और सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि कारोबार पर पंजाब हुकूमत जो है वो इस बजट में फोकस करने जा रही है। पंजाब हुकूमत का ये मुसलसल तीसरा बजट है जो आज वो पेश करने जा रहे हैं, और उनका कहना है कि कारोबार जो है उसके फ़रोग़ के लिए सूबे में, ताकि कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिल सके, उन पर खुसूसी तौर पर जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए, कारोबारी हज़रात के लिए स्पेशल जो इनिशिएटिव्स हैं वो इस बजट में हमें देखने को मिलेंगे।
राइट, ये भी बता दीजिएगा कि अच्छी बात ये है कि भले से इस बार डेवलपमेंट में हमें कमी नजर आ रही है, लेकिन एजुकेशन का 13% बढ़ाया है पंजाब हुकूमत ने। ऐसा नहीं है कि पैसे कम हुए तो हेल्थ से कम कर दो, एजुकेशन से कम कर दो। जी बिल्कुल सादिया, ये एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली कि जैसे जो तरक्याती बजट है उसमें कटौती हुई, तो अब यही समझा जा रहा था कि जो बाकी चीज़ें हैं, हेल्थ और एजुकेशन, जो दो मेन फैक्टर हैं सोसाइटी के, इसके बजट पर अक्सर देखा जाता है कि वो तलवार चल पड़ती है। लेकिन इस बार जो है इन दोनों शोबों पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सीएम पंजाब जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से, और पंजाब का आज बजट पेश किया जाएगा सूबाई हुकूमत की वजह। थैंक यू सो मच अफजाल, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। वेल, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का वक्त होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।